इंटरनेशनल एंड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पहल या प्रयास। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास हो रहे हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले देखते हैं हम बायोडायवर्सिटी क्या है। तो बायोडायवर्सिटी टर्म का उपयोग किया था सबसे पहले वॉल्टर जी रोसेन ने 1986 में। एक्चुअल में इन्होंने बायोडायवर्सिटी को, इस टर्म को प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वेरिएशन के लिए दिया था। मतलब प्लांट, एनिमल्स और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो वेरिएशन हमको देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है, उसके लिए बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सभी जीव अपने स्ट्रक्चर, हैबिट, शेप और साइज में एक दूसरे से वेरिएशन शो करते हैं। एक्चुअल में ये वेरिएशन ही बायोडायवर्सिटी कहलाती है। पूरे वर्ल्ड में लगभग जो है 30 मिलियन के आसपास बायोडायवर्सिटी है, ऐसा माना जाता है, एस्टिमेटेड है, जिसमें से अभी तक नॉन बायोडायवर्सिटी 1.8 मिलियन के आसपास है। इनमें से इंडिया की बायोडायवर्सिटी जो है बहुत ही समृद्ध है। इंडिया बायोडायवर्सिटी से रिच कंट्री है और ये वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी में ये क्या बोलते हैं 10वें स्थान पर, और एशिया की बायोडायवर्सिटी में हमारे इंडिया की बायोडायवर्सिटी 4वें स्थान पर है। बायोडायवर्सिटी से रिच है हमारी कंट्री। वर्तमान समय में जो बायोडायवर्सिटी है, ये बायोडायवर्सिटी एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। तो अगला देखते हैं हम एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जो बायोडायवर्सिटी है ये विलुप्त होती चली जा रही है। बहुत सारी बायोडायवर्सिटी विलुप्त होने के कगार पर है। मानवीय प्रवृत्तियों के कारण जो मानव जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधा के लिए जो बायोडायवर्सिटी का निरंतर दोहन करता जा रहा है, इसके कारण बायोडायवर्सिटी जो है विलुप्त होती चली जा रही है। लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है, नगरीकरण की क्रिया हो रही है, अर्बनाइजेशन की क्रिया हो रही है, जो बायोडायवर्सिटी की विलुप्तता का प्रमुख कारण है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग जो है 384 प्लांट स्पीसीज विलुप्त हो गए हैं, अभी ये समाप्त हो चुके हैं। ऐसे ही लगभग 533 स्पीसीज ये विलुप्त हो गए हैं वर्तमान समय में, और बहुत सारे स्पीसीज जो है विलुप्तता के कगार पर हैं। जो विलुप्तता के कगार पर हैं उन स्पीसीज को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज का। ये स्पीसीज टोटली विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब इनकी प्रजातियां हमको देखने को नहीं मिलती, और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये विलुप्तता के कगार पर हैं। अगर इनको प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं दिया गया, संरक्षण नहीं दिया गया, तो आने वाले वर्षों में ये स्पीसीज भी विलुप्त हो जाएंगे। इनकी संख्या भी खत्म हो जाएगी। IUCN के WCMC के अनुसार अभी वर्तमान में प्लांट स्पीसीज की लगभग 60,000 स्पीसीज और एनिमल्स की लगभग 20,000 स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज होने के कगार पर है, विलुप्तता के खतरे पर है। इन स्पीसीज को प्रॉपर संरक्षण देने की जरूरत है, प्रॉपर कंजर्वेशन देने की जरूरत है। अगर हमको अपने बायोडायवर्सिटी को बचाए रखना है तो हमको इनको प्रॉपर कंजर्वेशन देना पड़ेगा, और इस कंजर्वेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब कंजर्वेशन हम कैसा कर सकते हैं इनका? तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी दो प्रकार से किया जा सकता है। एक को बोलते हैं हम इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरे को बोलते हैं हम एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन है जिसमें जो हैबिटेट, जो स्पीसीज जहां पर है उस स्पीसीज का वहीं पर हम कंजर्वेशन करते हैं उसको। तो इस प्रकार के कंजर्वेशन को हम नाम देते हैं इन सिटू कंजर्वेशन का। और जब किसी स्पीसीज का कंजर्व करने के लिए उसके हैबिटेट में चेंज किया जाता है, उसके स्थान को परिवर्तित करके हम कंजर्व करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी।
बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है जो कंजर्व करने का प्रयास करती है प्रजातियों को। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज बनी हैं। तो इसमें पहली सोसाइटी हम देख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN। ये स्वसंचालित आयोग 1948 में स्थापित हुआ है। इसका मुख्यालय मोरेशस स्विट्जरलैंड में है, जो वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरा सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व वन्य कोष वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF के कार्यों के साथ समन्वय करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN। दूसरा जो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, CITES। यह एक इंटरनेशनल संघ है जिसके अनुबंध के लिए सभी देशों के लिए सदस्यता खुली हुई है। यह संघ भारत के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भागीदारी के लिए नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है। अगला है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA। यह संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई। यह पर्यावरण का वायु, जल, ठोस अवशिष्ट विकिरण, कीटनाशकों, सौर आदि से परिरक्षण करती है, कंजर्वेशन करती है। अगला है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, ICSU। यह गैर सरकारी संगठन पेरिस, फ्रांस में स्थापित है, जो वैज्ञानिक जानकारियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, एक्सचेंज को बढ़ावा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के उपचार में सामाजिक व राजनीतिक उत्तरदायित्व संबंधी तत्वों का अध्ययन कर रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो सन 1972 में स्थापित की गई है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। यह एजेंसी पर्यावरणीय मॉनिटरिंग तथा परिरक्षण के लिए अंतः सरकारी उपायों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह भारत के अनेक पर्यावरणीय कार्यक्रमों में सहायता कर रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यह आयोग सन 1984 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा 1983 के अनुगमन पर कठिन पर्यावरणीय और विकास मुद्दों के पुनरीक्षण के लिए तथा उनके प्रस्ताव सूत्रबद्ध करने के लिए स्थापित किया गया। यह आयोग पर्यावरणीय मुद्दों पर व्यवस्थियों, इंडिविजुअल्स के प्रतिबद्धता तथा ज्ञान के स्तर, ऐच्छिक संगठनों तथा सरकारी कार्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है अर्थ वॉच प्रोग्राम। यह वैश्विक कार्यक्रम मानवीय पर्यावरण पर घोषणा के अंतर्गत सन 1972 में स्थापित हुआ। यह पर्यावरण प्रकृति को मॉनिटर करता है। इसकी क्रियाएं UNEP द्वारा समन्वित रहती हैं। नेक्स्ट है मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB। इस कार्यक्रम की स्थापना 1971 में यूनेस्को द्वारा किया गया। यह निम्नांकित 14 परियोजनाओं पर कार्य करता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों तथा अन्य अनेक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण वन इकोसिस्टम पर बढ़ती हुई मानवीय क्रियाओं के पारिस्थितिक प्रभाव। दूसरा, शीतोष्ण एवं भूमध्य सागरीय वन दृश्य भूमियों, लैंडस्केप्स पर भिन्न भिन्न भूमि उपयोगों और प्रबंधन के पारिस्थितिक प्रभाव। तीसरा, ग्रेजिंग लैंड पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव तथा भूमि उपयोग प्रचलन पद्धति पर कार्य संपादन। चौथा, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश के पारितंत्रों की क्रियाशीलता पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। पांचवा, झीलों, कच्छ नदियों, डेल्टा, ज्वारद मुख तथा
तटीय प्रदेशों के मान तथा सभ्य संसाधनों पर मानवीय क्रियाओं के पारिस्थितिक प्रभाव। छठवां, पर्वतीय इकोसिस्टम पर मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव। सातवां, द्वीपीय इकोसिस्टम की पारिस्थितिकी पर विवेकपूर्ण उपयोग। आठवां, प्राकृतिक क्षेत्रों व इनके जीव पदार्थों के कंजर्वेशन। नौवां, स्थलीय एवं जलीय परितंत्र पर पेस्टिसाइड्स एवं फर्टिलाइजर के उपयोग का इकोलॉजिकल वैल्यूशन मूल्यांकन। 10वां, मानव तथा उसके इन्वायरमेंट पर प्रमुख जो है इंजीनियरिंग कार्यों का प्रभाव। 11वां, नगरीय तंत्रों के ऊर्जा उपयोग पर विशेष महत्व सहित इकोलॉजी। 12वां, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन तथा एडॉप्टेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एवं मानवीय पॉपुलेशन के जीनेटिक स्ट्रक्चर के बीच अन्योन्य क्रियाएं इंटरेक्शन पर। 13वां, पर्यावरणीय गुणवत्ता का आवागमन। और 14वां, बायोस्फीयर पर पर्यावरणीय प्रदूषण और इसके प्रभावों का अनुसंधान करना। इन सब पर ये मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम अपना कार्यक्रम कर रहा है। इसके अलावा एक अर्थ स्केल का गठन किया गया है। इसकी स्थापना 1976 में यूएनईपी द्वारा की गई। यह पर्यावरणीय मुद्दों पर मूल लेखों को तैयार कर उन्हें समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के रूप में मुख्यतः विकासशील देशों में बेचता है अर्थ स्केल। इसके अलावा जो है एक संधि हुई है जिसको हम नाम देते हैं रामासार संधि का। रामासार क्षेत्र ये ऐसा एक्चुअल में एक इंटरनेशनल महत्व की जो वेटलैंड से संबंधित एक अभिसमय या संधि है। रामसर साइट एक्चुअल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड से संबंधित एक अभिसमय या संधि है। यह वेटलैंड के सही प्रयोग और उसके कंजर्वेशन को सुनिश्चित करने की इंटरनेशनल संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को हुए एक सम्मेलन में सम्मिलित देशों द्वारा वेटलैंड के कंजर्वेशन हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। यही रामसर संधि रामसर अभिसमय कहलाती है। यह अपने अस्तित्व में 31 दिसंबर 1975 में आया। अभी तक विश्व भर की लगभग 2062 वेटलैंड को रामसर क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इनमें से 45 वेटलैंड को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क इनमें से एक है। इसी प्रकार से उड़ीसा का चिल्का झील जो उड़ीसा में है और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर पहले से ही 2 संरक्षित क्षेत्र थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट भीमबंध कोल वेटलैंड 1512 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर केरल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो है रामसर क्षेत्र भीमबंध कोल वेटलैंड है जो केरल में 1512.5 स्क्वायर क्षेत्र में विकसित है। इसके अलावा जो लोकटक लेक है मणिपुर का, इसको भी विश्व क्या बोलते हैं वेटलैंड के रूप में ये विश्व विख्यात है। इस झील को दुनिया भर में अपनी तरह का एकलौता तैरता वन्य प्राणी विहार का दर्जा प्राप्त है। तो बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटी या संगठन जो गवर्नमेंट की है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंजर्वेशन है तो अपना कार्य कर रही हैं, जिस पर हमको भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम कंजर्वेशन में अपना योगदान दे सकें। नेशनल एजेंसीज रिलेटेड टू कंजर्वेशन, संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ भारत में अनेक गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं तथा संरक्षण में महती भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी एजेंसीज हैं जो संरक्षण के लिए गठित की गई हैं, जिनका संरक्षण में योगदान है, और उसमें से एक है भारतीय वन्य जीव परीक्षण सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1958 में देहरादून में की गई। यह संस्था कंजर्वेशन से संबंधित एजुकेशनल एवं रिसर्च से जुड़े क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी निभाती है। इसी प्रकार की दूसरी संस्था है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। इसकी स्थापना 1883 में हुई। यह भी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह भारत, श्रीलंका, म्यांमार के बॉटनी तथा एनिमल्स के संग्रहण एवं अन्वेषण तथा एजुकेशनल मैसेजेस सूचनाओं से संबंधित क्रियाकलापों का निष्पादन करती है। तीसरी संस्था है भारतीय वन्य जीवन परिषद, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, IBWL। सन 1972 में इसे 1952 में स्थापित केंद्रीय वन्य जीवन परिषद को परिवर्तित करके बनाया गया था। इस संस्था को 1952 में जो संस्था थी केंद्रीय वन्य जीवन परिषद, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको जो है संशोधित करके 1972 में इसको परिवर्तित करके इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL का गठन किया गया। इसमें वन्य जीवन से संरक्षण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बनाया जो कि भारत के सभी राज्यों में लागू है। यह एक्ट 1991 में संशोधित हुआ तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1991 के नाम से लागू हुआ है। इस अधिनियम में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उन स्पीसीज को कंजर्वेशन एवं उनको प्रोटेक्शन देने हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। अगली संस्था है ट्रैफिक इंडिया, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ट्रैफिक इंडिया। इसकी स्थापना 1991 में की गई। यह वन्य जीवों उसके उत्पादों में बनी वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय के जरिए करती है। अगला है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI। यह संस्था पौधों के सर्वेक्षण, उसका पर्यवेक्षण तथा संबंधित रिसर्च से संबंध रखती है तथा सटीक तथ्यात्मक आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करती है। इसी प्रकार की एनिमल्स के लिए जो संस्था है यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ZSI। यह संस्था 1916 में कलकत्ता में ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई थी। यह भारतीय एनिमल में के सर्वेक्षण, उसके पर्यवेक्षण, एक्सप्लोरेशन तथा उससे संबंधित रिसर्च कार्यों को संपादित करती है। यह संपूर्ण भारत में अपने 36 शाखाओं द्वारा क्रियाशील है। अगला ले सकते हैं इसमें हम लॉ एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून और नीतियां कौन कौन सी है। तो पर्यावरण संरक्षण को पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समय समय पर बहुत से कानून बनाए गए हैं जो अपना काम करती है। सभी को उस कानून के दायरे में रख के काम करना होता है। तो इस प्रकार के संरक्षण के लिए कानून बनाने की शुरुआत 1879 ईस्वी में हाथियों के कंजर्वेशन के लिए बनाए गए कानून से हुई है। सबसे पहले शुरुआत की गई है 1879 में जो एलिफेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। उसके बाद 1927 में भारत सरकार ने वन्य संरक्षण अधिनियम को लागू किया जिसके द्वारा शिकार पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई। इसके बाद में 1952 में भारत सरकार ने वन्य जीव कोष वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की। यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष फरवरी तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक मनाती है। फिर 1972 में नए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में लागू किया गया।
इस अधिनियम के अनुसार जिन जंतु जातियों के विलुप्त होने की संभावना है, एनिमल स्पीसीज के इंडेंजर्ड होने की संभावना है, एक्सटिंक्ट होने की संभावना है, उनको संरक्षित घोषित किया गया है। जो संरक्षित एनिमल्स को जीवित अथवा मृत अवस्था में पकड़ने तथा उसके शिकार करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट जो आया वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, जिसके तहत जो है किन्हें बिना सार्थक कारणों के अगर वनों को काटा जाता है तो जितनी संख्या में वनों को काटा गया है उससे दुगनी संख्या में वृक्षारोपण करना अनिवार्य किया गया है। तो इसको अलग अलग से ले सकते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। यह कानून वनों के विनाश को रोकने के लिए तथा वन भूमि के वनोत्तर प्रयोजनों के लिए अंधाधुंध प्रयोगों को रोकने की दृष्टि से लगाया गया। इस कानून के लागू हो जाने के बाद यह आवश्यक हो गया है कि केंद्र सरकार के अनुमति के बिना अब किसी वन भूमि के वनोत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं हो सकता है। भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस अधिनियम को प्रभावशाली रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में संलग्न है। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में लाया गया। यह अधिनियम, यह एक्ट पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों के लिए एक केंद्र व्यवस्था लागू करने तथा पुराने एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को परिसंकटमय पदार्थों के प्रयोग की प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय करने की जिम्मेदारी निर्वहन करने की आया है, वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति। यह राष्ट्रीय वन नीति एवं वनों के संरक्षण एवं वनाच्छादन के विस्तार तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वनों के मैनेजमेंट में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एवं वन बंटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों की सुरक्षा एवं पुनरुद्धार के कार्य में ग्रामीण समुदायों की सहायता एवं सहयोग लेने के लिए इस नीति की घोषणा की गई है, राष्ट्रीय वन नीति की। इसके बाद में सन 2002 में बायोडायवर्सिटी बिल लाया गया। 2002 में बायोडायवर्सिटी बिल लाया गया है, जिसके तहत जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पूर्व शासकीय अनुमति के भारतीय बायोडायवर्सिटी का दोहन नहीं कर सकता, साथ ही साथ उससे उसके होने वाले फायदे में बिना भारतीय हिस्सेदारी के वह उपयोग नहीं कर सकता है इस बिल के तहत। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक्ट लाए गए हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, और जो हमारी स्पीसीज इंडेंजर्ड हो रही है, विलुप्त होने के कगार पर है, उन स्पीसीज को प्रोटेक्शन करने के लिए। इसके अलावा जो है नेशनल पार्क और सेंचुरीज की स्थापना की गई है, जिसके तहत जो है क्या बोलते हैं वहां की बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। इसके अलावा नेशनल लेवल पर और दूसरे प्रकार की भी एक्टिविटी की गई है ताकि हमारा जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके और उसमें जो एनिमल सर्वाइव करते हैं उसको बचाया जा सके, जिसमें से एक है प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, बाघों के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया। 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है। 2000 ईस्वी तक भारत के 14 राज्यों में 27 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नेशनल पार्क में टाइगर संरक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो है एलिफेंट टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। ETF एलिफेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है एलिफेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाथियों के संरक्षण करने के लिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है हांगुल को लाया गया। प्रोजेक्ट हांगुल में प्रोजेक्ट हांगुल
ये कश्मीरी हिरन हंगोल जो कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क में पाई जाती है को प्रोटेक्शन देने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, प्रोजेक्ट होंगोल। इसके अलावा है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए, और ये 1975 में प्रारंभ किया गया और देश भर में अभी जो 11 जो है सेंचुरीज है उसमें क्रोकोडाइल रिप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट फंक्शनल है, क्रियाशील है देश भर के 11 अभ्यारण्यों में। इसके अलावा जो है रेनोसारस प्रोजेक्ट को लाया गया है। रेनोसारस जो है 1987 में असम में राइनोसारस के संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है एक रामसर साइट। रामसर साइट एक्चुअल में वेटलैंड की बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक जो है साइट कहा जाता है। ईरान के रामसर शहर में पहली बार वेटलैंड पर हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया के अनेक वेटलैंड को रामसर का नाम दिया गया है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है प्रोजेक्ट लियोपार्ड। प्रोजेक्ट लियोपार्ड यह परियोजना हिमालय के वनांचल में क्रियाशील है, लियोपार्ड प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी। प्रोजेक्ट नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में संचालित है, तमिलनाडु के थार में। और प्रोजेक्ट वाइल्ड बफेलो जो है छत्तीसगढ़ में, जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है वन भैंसा, उसको संरक्षण करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। तो कुल मिलाकर के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारी बायोडायवर्सिटी को बची रहे, और जो हमारा ये बायोडायवर्सिटी है उसमें जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं उनको इंडेंजर्ड होने से बचाया जा सके। तो ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में बायोडायवर्सिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कंक्लूड कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी के बगैर जीवन का सर्वाइवल सही रूप से होना संभव नहीं है। लेकिन आज मानव जो है अपनी स्वार्थगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार बायोडायवर्सिटी को नष्ट करने पर तुला हुआ है, और इसी प्रकार से बायोडायवर्सिटी खत्म होती चली गई तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और जिसकी पूर्ति भरपाई कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए आप प्रयास कीजिए, और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसीज बनाई गई हैं या जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए, उसके तहत जो है बायोडायवर्सिटी का सदुपयोग कीजिए, उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कीजिए, ताकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं आने वाले समय में भी उसी रूप में बने रहें और हम इंडेंजर्ड होने वाले प्लांट और एनिमल स्पीसीज को बचा सके, उनको प्रोटेक्शन दे सके। थैंक यू।